हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पररी मेथड्स के बारे में, है ना। इससे पहले हमने परमानेंट मेथडों के बारे में पढ़ा था जो कि स्थायी रूप से निषेचन की क्रिया को रोक देते हैं। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्पररी मेथड्स के बारे में, अस्थायी मेथड्स के बारे में, है ना, जो कि कम टाइम के लिए फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे मैंने मेथड्स बताए थे आपको। देखिए यहाँ पर मैंने बताए थे आपको, ये आपके सारे के सारे क्या हैं, टेम्पररी मेथड्स हैं। तो देखिए ये बहुत सारे मेथड्स हैं आपके, जिसमें नेचुरल मेथड्स है, बैरियर मेथड्स है, स्पर्मिकिड्स है, आईयूडीज है। तो इन सब के बारे में एक एक करके अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेथड है इसका नाम है नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक विधियाँ। प्राकृतिक विधियों का मतलब होता है बेटा, जिसमें हम किसी युक्ति का यूज नहीं कर रहे, किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे, बिना किसी युक्ति के ही निषेचन की क्रिया को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ना, और वो भी कम टाइम के लिए, अस्थायी रूप से, है ना। इसके अलावा बाकी के जितने भी मेथड्स होंगे उनमें हम किसी ना किसी युक्ति का यूज करेंगे, लेकिन इस मेथड में किसी भी युक्ति का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड के भी आपके 3 टाइप होते हैं, है ना। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका पीरियोडिक एब्सटेंस, है ना। इसको आप रिथम मेथड भी कह सकते हो या फिर आप इसको कैलेंडर मेथड भी कहते हो, है ना। कैलेंडर मेथड का मतलब होता है कि इसमें डेट्स को देखा जाता है ना, तारीखों का काम आता है इसमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन, कैलेंडर मेथड। क्योंकि मासिक चक्र के, मैंने आपको पहले ही बताया था, 10 से 17वें दिन को क्या कहते हैं, फर्टाइल पीरियड कहते हैं। इस टाइम के दौरान क्या होता है कि अगर लैंगिक संपर्क हुआ तो निषेचन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि 14वें दिन क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, आपको पता है। और 14वें दिन से 3 से 4 दिन तक जो ओवम है वो सक्रिय रहता है, उसके बाद में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो 17वें दिन तक पूरे चांसेस होते हैं कि अगर इसके दौरान लैंगिक समागम हुआ, लैंगिक संपर्क हुआ, तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना। अब ओव्यूलेशन आपका 14वें दिन होता है, लेकिन कभी कभी ये 11वें दिन भी हो जाता है, 12वें दिन भी हो जाता है, 13वें दिन भी हो जाता है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 10 से 17वें दिन लिखा है कि इस टाइम को फर्टाइल पीरियड माना जाता है ना। तो इस दौरान अगर लैंगिक संपर्क बन जाए तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए इस मेथड में इस टाइम पर लैंगिक संपर्क को बंद रखा जाता है ना। तो फिर क्या होगा, निषेचन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि 10 से 17वें दिन के बीच के समयांतराल को फर्टाइल पीरियड कहते हैं, और बचा हुआ जो समय होता है उसको सेफ पीरियड माना जाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेथड है उसका नाम है विथड्रॉल मेथड, है ना। इसको कोइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, कोइटस इंटरप्टस। इसका मतलब होता है कि देखिए, लैंगिक संपर्क के दौरान स्खलन से ठीक पूर्व, यानी कि एजैकुलेशन से ठीक पूर्व, नर द्वारा पेनिस को मादा की वेजाइना से बाहर मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। जो मेल होते हैं उनमें जब एजैकुलेशन होता है उत्तेजना के समय, तो वो क्या करते हैं, पेनिस को बाहर निकाल लेते हैं वेजाइना से, और जो सीमन होता है वो बाहर मुक्त कर देते हैं। इससे क्या होगा कि स्पर्म ओवम से संपर्क नहीं होंगे और निषेचन नहीं होगा। तो ये बहुत पुराना मेथड है, ठीक है। इसको कहते हैं अपन विथड्रॉल मेथड। इन मेथड्स में आप किसी युक्ति का यूज नहीं कर रहे, ठीक है, किसी डिवाइस का यूज नहीं कर रहे। अब देखिए, एक और मेथड है जिसका नाम है लैक्टेशन एमेनोरिया। लैक्टेशन एमेनोरिया का मतलब है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक मासिक चक्र अनुपस्थित होता है। मैंने बताया था आपको कि जब ब्रीस्ट ब्रीडिंग होती है, यानी कि स्तनपान होता है, उस टाइम पर क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है माता के शरीर में। और जब तक प्रोलैक्टिन बढ़ा रहेगा तब तक 2 हार्मोन कभी नहीं बढ़ेंगे, और उनका नाम है एफएसएच और एलएच, है ना। ये एफएसएच और एलएच अगर नहीं बढ़े तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार हैं, तो क्या होगा, फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा। और जब फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा। अंडोत्सर्ग हुआ ही नहीं तो अंडा बनेगा नहीं, अंडा नहीं बना तो वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा ही नहीं, तो भ्रूण बनने के चांसेस अपने आप रुक जाएंगे। तो बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद तक का जो समय होता है उसमें क्या होता है, अंडोत्सर्ग नहीं होता है ना। तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक। यहाँ तक हमने पढ़ लिया है नेचुरल मेथड्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिया, नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है बैरियर मेथड्स के बारे में। देखिए, बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, है ना। तो इसमें आपके 2 तरह के मेथड्स आते हैं, और इससे आगे मैं आपको जितने भी मेथड्स बताऊंगा उनमें किसी ना किसी डिवाइस का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि कंडोम है, ये एक युक्ति है जो कि स्पर्म को रोकने के लिए यूज़ की जाती है ना, या फिर ओवम को स्पर्म से मिलने से रोकती है।
तो कंडोम क्या होता है? ये रबर या लेटेक्स से बनी हुई संरचना होती है जो लैंगिक संपर्क से ठीक पूर्व नर के पेनिस या मादा की वेजाइना में रोपित किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये डिस्पोजेबल होती है। डिस्पोजेबल का मतलब होता है कि इसको सिर्फ एक बार आप यूज़ कर सकते हो, है ना, बार बार यूज नहीं आती है। और ये दो टाइप की होती है, एक होता है आपका निरोध और एक होता है फेमिडोम। फेमिडोम का मतलब है फीमेल कंडोम, है ना, और निरोध का मतलब है मेल कंडोम। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैंने यहाँ पर आपको लिखी है कि एसटीडीज जैसे कि HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ना। मैं आपको अभी आगे बताऊंगा इनके बारे में। तो जो कंडोम होता है ना, ये इन सभी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि ये लैंगिक संपर्क के दौरान फैलने वाली बीमारियां हैं, है ना। तो जब आप इस रबर या लेटेक्स से बनी हुई संरचना को अपने जनांगों पर धारण करेंगे तो उससे क्या होगा कि इन सभी बीमारियों से सुरक्षा मिल जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि असुरक्षित यौन संपर्क के दौरान जब आप किसी अपने पार्टनर को जानते नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि उसके भीतर कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, तो फिर आप कंडोम का यूज ज़रूर करें, क्योंकि ये इन सभी बीमारियों से सुरक्षा देता है। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है उसका नाम है सर्वाइकल कैप। इसको वॉल्व भी कहते हैं या डायफ्राम भी कहते हैं। ये रबर से बनी हुई संरचना है जिन्हें मादा के सर्विक्स के छिद्र पर आरोपित किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको सर्विक्स बताया था कि यूटेरस को वेजिना से जोड़ने वाला एक छोटी जो ट्यूब होती है, कैनाल होती है, उसको क्या कहते हैं अपन? सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। तो ये जो कैप होती है, सर्वाइकल कैप, इसको सर्विक्स में रोपित किया जाता है, जिससे क्या होगा कि स्पर्म है वो सर्विक्स से आगे बढ़ेंगे नहीं, यानी कि गर्भाशय में जाएंगे नहीं। और ये जो युक्ति है ना, ये रीयूजेबल होती है, यानी कि बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। जबकि कंडोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कंडोम का यूज़ आप बार बार नहीं कर पाएंगे, है ना, ये डिस्पोजेबल होती है, एक बार यूज़ में आती है। जबकि जो वॉट्स या डायफ्राम है, सर्वाइकल कैप है, ये रीयूजेबल होती है। इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी कि STD से सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से सुरक्षा नहीं दे रही है, जबकि कंडोम सुरक्षा दे रहा था। भले ही ये जो है ये बार बार यूज कर लो आप, लेकिन STD से सुरक्षा नहीं देती है। तो अभी तक हमने टेम्पररी मेथड्स में दो मेथड्स को पढ़ लिया है। एक था प्राकृतिक विधियाँ यानी कि नेचुरल मेथड्स, और दूसरा था अपना बैरियर मेथड, है ना। अब अपन नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है शुक्राणुनाशक यानी कि स्पर्मेकिड्स। कुछ ऐसे रसायन या टैबलेट्स या क्रीम होती हैं जो कि शुक्राणु को मार देती हैं, है ना। तो विभिन्न रसायन, टैबलेट, क्रीम व जेली के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है, जिन्हें लैंगिक संपर्क से ठीक पूर्व मादा में युक्त किया जाता है। और ये रसायन शुक्राणुनाशक होते हैं, शुक्राणु को मार देते हैं, है ना। उदाहरण के लिए आपको ध्यान रखना है स्पॉन्ज, या इसका एक और नाम है टूडे, है ना। इसमें क्या होता है? नोनेक्सिनॉल हार्मोन होता है जो शुक्राणु को मार देता है ना। कौन सा हार्मोन होता है? नोनेक्सिनॉल। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका IUDs। 3 मेथड आपके कंप्लीट हो चुके हैं टेम्पररी में। अब चौथा मेथड अपन पढ़ने वाले हैं IUDs यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ। अंतः गर्भाशयी युक्तियाँ का मतलब क्या है कि अब इनको आप कहाँ पर रोपित कर रहे हो? गर्भाशय में। कंडोम को आप कहाँ लगाते थे? जननांग में, बाहरी जननांगों पर, ठीक है। और जो आपका वॉट डायफ्राम था या फिर सर्वाइकल कैप था, उसको आप कहाँ लगा रहे थे? सर्विक्स में। और IUDs को आप कहाँ लगाओगे? गर्भाशय में। IUDs जो है ना, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो हैं, ये कुशल चिकित्सक के द्वारा गर्भाशय में विस्थापित कर दी जाती हैं तथा ये शुक्राणुओं की फोगोसाइटोसिस यानी कि शुक्राणु बच्चन को बढ़ा देती हैं, है ना। और ये 3 टाइप की होती हैं। IUDs कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है नॉन मेडिटेड IUDs यानी कि इसमें किसी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। ये क्या है? रबर या फिर स्टेनलेस स्टील से बनी हुई होती है और औषधि रहित होती है। कैसी होती है? औषधि रहित होती है, किसी मेडिसिन का यूज नहीं किया गया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी हार्मोन को या फिर ड्रग को रिलीज नहीं करती है, अर्थात प्योरली फिजिकल बैरियर होता है, ठीक है। और इसका उदाहरण है लिप्पस लूप, है ना। लिप्पस लूप आपको उदाहरण ध्यान रखना है इसका। कौन सा उदाहरण ध्यान रखना है? लिप्पस लूप ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो IUD है ना, इसका नाम है कॉपर रिलीजिंग IUD, है ना। और ये जो होती है, ये आपको पता है कॉपर मुक्त करेगी। तो इनसे मुक्त हुए कॉपर आयन शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं तथा शुक्राणु की फोगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, है ना।
यानी कि शुक्राणु के भक्षण को बढ़ा देते हैं गतिशीलता को कम करके। तो इनके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं, कॉपर टी, कॉपर 7 और मेटिलोइड 375। ये नाम, ये उदाहरण आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है। एक तीसरी आईओडी होती है जिसका नाम है हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, है ना। हार्मोन मुक्त करने वाली अंतर्गर्भाशय युक्ति, जिसको अपन क्या कहते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी। ये युक्तियाँ क्या होती हैं, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को आरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देती हैं। तो ये क्या करेंगी, गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम की परत है जहाँ पर आरोपण होना है उसको बिगाड़ देंगी, है ना, उसको आरोपण के अनुपयुक्त बना देंगी। उदाहरण क्या है, एक तो LNG-20 है, इसके अलावा एक और उदाहरण है प्रोगेस्टासर्ट, है ना। नेक्स्ट जो अपना मेथड है उसका नाम है सबक्यूटेनियस इम्प्लांटेशन, है ना, और इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक।